नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। पतिम प्रोग्राम यथ मज यह कत कर ज वलियो साम हमो पन्निस पानस पन्न बचन सनो तिकाज यम सन बच्चे वनकनस कुनि कुनि जाय यिवान वुचने तिथिस ट्रैकस पेठन युस ट्रैक गलत छु तो यम ट्रैक सतन पत हादसे वुचान मगर आज हमो पन्निस पानस साम। यव कर प्रोग्रामस मज कत और हमने बात की बच्चों की, और आज हम बात करेंगे अपने बारे में, पानस मुतलिक, पन्निस गर बचस मुतलिक। तो आया यह वुचो जुस जन वनकनुक सोन समाज युस यथ समाजस मज वनकनस वुचान अख सु सूरत हाल यथ सूरत हालस मज वुचान ज बच तिमन दोन बचन पान वन न्याय पान वन फसाद पत न तिमन ख्यालात रलान। यह प्रत जाय की, यह कुन कुन जाय तिमन ख्यालात रलान, सब्र कम तो नतीज नेरान। पत ये गर मसला अंदो न पत हमसाय यिवान, पत महलुक जुठ यिवान, ये तत अंदो पत यिवान कंसर्न थानस मज गसने, ये तत अंदो पत यिवान कोर्टस मज गसने। तो फाइनली यह चीज वुचने यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे, यहाँ पे ये देखा जाता है कि डिवोर्स केसेस की तादाद जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। राइजिंग डिवोर्स केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सोन क्या मकसद प्रोग्राम करने क्या वजूहत क्या अत वजन यम तादाद बढ़ान तो कुस हल क्या हेको कर कित के हेको ख्यालात पन ठीक थे, कित के हेको पन गर बचवित। आइए खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे और हम आज के शो में वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जो सीनियर नमाजी समाजी कारकुन हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, ये हैं जनाब बद्रुद्दुजा साहब, जो एडवोकेट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जनाब बद्रुद्दुजा साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। जिस तरह से हमने बात की अभी कि तादाद जो है तादाद बढ़ती जा रही है। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले रीजंस की। वजूहात का सवाल मेरी तरफ से डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब भट्ट की तरफ भी जाएगा, आपकी तरफ भी जाएगा। सबसे पहला वाला सवाल कि अगर विनकनस ऐसी डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ये तादाद अतमजन बढ़ान अगर इस विनकनस कोर्टन हुन सूरत हाल वुचान तो कोर्ट्स की सूरत हाल देख के जिस तरह के ये केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे जो एडवोकेट साहिबान हैं वो भी अब चाहते हैं कि इसका कोई इलाज हो। तो ये बताइए क्या वजूहत है। आगाज कीजिए डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। फयाज साहब आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरे लिए खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। करना शुक्रिया अदा बे खास कर दूरदर्शन श्रीनगर कि तुम करू चूज
मौजू आज डिबेट जी। डाइवोर्स। जहां तक डाइवोर्स की बात है और इसमें जो इजाफा हो रहा है उसको हमें मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। आपको जैसे पता होगा कि जम्मू कश्मीर में अटेम्प्ट टू सुसाइड रेट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक सर्वे हुई थी 2022-23 में और जम्मू कश्मीर उसमें नंबर 1 था पूरे मुल्क के अंदर अटेम्प्ट टू सुसाइड रेट्स। और आपने खुद भी देखा होगा, नाजरीन ने भी देखा होगा, पिछले 3-4 सालों में कितने लोगों को आपने देखा, कहां लाल चौक पे त्रावान वोट, कहां सफा गदल पे त्रावान, कहां फतेह गदल पे त्रावान, कहां वर्मिल त्रावान दरियावस मज वोट, जहलमस मज। दलील क्या गई? यमनी नफरन डिप्रेशन शिकार आसान गोमुत, घर तनाज आसान, फैमिली रिलेशन ठीक आसान, या नफर सुसाइड करान, या जहर खेवान, या पत डाइवोर्स गसान। तो अख गो यह नफसियती इशूज। तमे अलाव गई समाजस मज बेरोजगारी गई वारिया ज्यादा। बिल्कुल यह बोड़ बार इशू कि कस खानदर करित खानदार हेकान जीनित, सह हेकान पन अखराजात पूर करित, हुपर बच्चे परान स्कूलस मज तिमन फीस भरन, हुपर गरिक, हुपर जनाब मोल मोज बेमार दवा तन तम सर्जरी तन बाकी चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी हेकान क्या कमर्शलाइजेशन गई सरसी मज, हुपर खानदर खुंदर तब तमिस सोन नुन, तमिस पोंड नुन, तमिस क्या थामत नुन। यह जबरदस्त परेशानी, मल्टीपल अत मज गसान चीज। तो तमे अलाव बोड़ बार इशू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, फीमेलन मज तो मेलन मज। यह चूंकि वन आजकल फोन, आज बाकी चीज, आज आराम सान ट्रैक कर चीज कर एक्सपोज गसान, अम सत जनाब डाइवर्सन मज गसान इजाफ। जिस तरह से डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ने अभी हमें ये बता दिया कि रीजंस क्या हो सकते हैं, जनाब बदरुद्दोजा जी, चूंकि कोर्ट में आप काम करते हैं, एज एन एडवोकेट आप अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे केसेस आप देखते हैं, इवन बहुत सारे जो ऐसे केसेस आपके पास आते हैं, अकिस अख इशू, बेस ब्याक इशू, बेस ब्याक इशू। क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटी जो हमारी तहकीक है आज तक, जो हमने अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, हमें लगा है कि ख्यालातन हुन थोड़ा सा वारियहन जायन अमल दखल के ख्यालात छन रलान, अगर जबत यछन कि न वल ख्यालात नरल किस मौकस पे कर कुन जाए कॉम्प्रोमाइज सब्रस हम तो ज्यादा ऐसे नहीं ये तादाद क्या? आपका पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे पहली बात यह है जो हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि हम सारे इसी समाज में रहते हैं। एक तासुर ऐसा बन गया है कि जो कोर्ट और वकील जो है उनका बहुत नेगेटिव रोल है। मतलब ये जो ही वकील के पास केस जाता है वो पूरी कोशिश करता है कि इनके बीच में लड़ाई हो, इख्तलाफात हो, अल्टीमेटली डिवोर्स हो या मामला कोर्ट में चले। मेरी ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा वकालत, चाहे मैंने बड़गाम में देखा, चाहे मैंने श्रीनगर में, चाहे वो हाई कोर्ट में, चाहे वो गांधरबल में, जहाँ जहाँ पे मेरी रसाई है, मैंने यहाँ पे देखा लॉयर्स का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, रिकन्सिलेशन हो पार्टीज़ में। लेकिन आपको ये समझना है, जब मोहल्ला कमेटी में भी नाकाम हुई रिकन्सिलेशन, जब थाने में भी बात नहीं चली, जब घर के बुजुर्गों ने भी सोचा कि हम इनके बीच में कुछ सालसी करें, उसमें नाकाम हुए, अल्टीमेटली वो कोर्ट्स में आते हैं। तो वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, वहाँ पे उन्होंने डिसीजन बनाया होता है, जो होगा वो होगा, या तो तलाक होगा या शादी ख़त्म होगी या जो मुबारा जिसको हम म्यूचुअल तलाक कहते हैं वो होगा। इसकी वजूहात बहुत सी है। एक वजह यह भी है कि जो कानून, जो पहले कवानीन थे औरतों के हक़ में, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, आज वो स्ट्रांग हुए। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अब लिबरेट हुए। लिबरेट से मेरा ये कहना है कि पहले औरतों पे जुल्म होते थे घरों में, चाहे वो खावंद की तरफ से थे या उसके रिश्तेदारों की तरफ से थे, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं होती थी। आज अगर वैसे कुछ उनके साथ हादसे पेश आते हैं तो
कोर्ट में बाज़ाबिता जिस तरह से जनाब बदरुद्दोजा जी, जिस तरह से अभी आप रीजनल्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज के इस प्रोग्राम में कोशिश की कि जो यहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से जिन्होंने बहुत कुछ काम किया और एक डॉक्टरेट डिग्री उन्होंने हासिल की, डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, जिनका आप नाम जानते हैं, तो हम नाज़रीन मोहतरम ये चाहेंगे कि उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल रखेंगे, क्योंकि हम जम्मू के से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन परहैप्स हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे पैनलिस्ट हमें बता देंगे। डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा? डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, जो आपकी आपने म्यूट रखा है वहां पे आप काइंडली उसको देख लीजिए और हम आपके साथ बात करेंगे। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया फयाज साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, ये चीज़ के जो रीजंस पे बात हो रही है कि जो राइजिंग डिवोर्स केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर है, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि रीजंस के हवाले से, सॉल्यूशंस के हवाले से। हमारे जो दो पैनलिस्ट्स यहाँ पर हैं, डॉक्टर आजा मुजफ्फर भट्ट साहब है, जनाब बदरुद्दोजा साहब हैं जो एडवोकेट है J&K हाई कोर्ट के। तो अभी इनसे हमारा सवाल ये गया कि आप ये बताइए कि रीजंस क्या है, तो यही रीजंस का सवाल लेके हम आपके पास जाना चाहते हैं। आप काइंडली ये बता दीजिए कि किस तरह के वजूहात आप देखते हैं आज के समाज में, क्योंकि आपने बहुत कुछ काम किया है खवातीन को एम्पावर करने के हवाले से। जी, पहले तो स्टूडियो में सब मेहमान जो है उनको मेरा सलाम और ऑडियंसेस को भी मेरा सलाम। क्योंकि मैं वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं हूँ, इसलिए ऑनलाइन आपसे जुड़ रही हूँ। ये मौजूद जो है एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन चुका है और आए दिन इस बात पे बातचीत होती है, गौर खैज होता है, चाहे अखबारात के आर्टिकल्स है या डिस्कशंस हैं। तो डिवोर्स इज डेफिनेटली आर ऑन राइज। उसकी बहुत सारे वजूहात है, जैसा कि बाकी जो है वहाँ गेस्ट उन्होंने बहुत सही फरमाया कि एक रीजन जो है जो क्रुएल्टी है या डोमेस्टिक अब्यूज है, शायद पहले जब ये होता था औरत पे इन अ मैरिज, तो वो सहने को मजबूर थी क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। अब क्योंकि किसी हद तक एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, औरतें खुद कमाती भी हैं, तो शायद अब वो ये सब सहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कॉन्वर्सली अगर हम इसको ये कहें कि क्या औरतों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिवोर्स के लिए जिम्मेदार है, तो वो गलत होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी औरतों की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये एक पुराना एटीट्यूड है टुवर्ड्स विमेन जो जिम्मेदार है, जो पहले औरतें शायद मजबूरन बर्दाश्त भी करती थी, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं करती है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी मैरिजेस में, मैंने भी देखा है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे औरत निकलना चाहती है, नाकाबिले बर्दाश्त है उसकी शादी के हालात, और सिर्फ नॉट फ्रॉम हर पार्टनर, फ्रॉम हर हस्बैंड, बल्कि जो इन लॉज हैं या ऐसा माहौल घर पे क्रिएट करते हैं, तो एक औरत के लिए वो कंफर्ट या स्पेस या पीस नहीं होता उस शादी में, तो वो निकलना चाहती है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी औरतें ऐसी शादी में हैं जो वो निभा रही हैं और जबरदस्ती निभा रही हैं। कोई बच्चों की वजह से निभा रही हैं, बिकॉज बच्चे हैं तो घर टूट जाएगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, और कुछ औरतें ये सोच के कि समाज में क्या कहेंगे। क्योंकि एक साइड से हम ये तो कह रहे हैं कि डिवोर्सेस राइज पे हैं, लेकिन अगर अभी भी देखें तो उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है डिवोर्सेस की। एक केस हमारे पास आया था जिसमें एक लड़की पढ़ी लिखी थी, जॉब कर रही थी और बहुत ही बुरी मैरिज में थी। उनके खाविंद कहीं दूर किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में थे और आते नहीं थे, और उनको ये भी शक था कि शायद उनकी दूसरी शादी भी वहां हो चुकी है। लेकिन इन सब वजूहात के बावजूद वो अपनी शादी नहीं तोड़ पा रही थी, बिकॉज शी हैड 2 अदर सिस्टर्स। तो वो कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इनसे फिर कौन शादी करेगा अगर आप डिवोर्स करेंगे। तो वन साइड पे शायद डिवोर्सेस राइज पे है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अभी भी उनकी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक टबू है अभी भी, डिवोर्स करना एक अभी भी स्टिग्मा की बात है, लेकिन डेफिनेटली पहले से ज्यादा ईजी हो चुका है, पहले से ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है औरतों के पास। और बात ये भी है कि पहले से ज्यादा अब शायद सब्र नहीं रहा, क्योंकि औरतें नेचुरली
पब्लिक लाइफ देखती हैं, जैसे पहले मर्द हजरात बिहेव करते थे, औरतें भी आज वैसे ही बिहेव करती हैं। जब एक डिग्री ऑफ पावर या प्रिविलेज मिल जाता है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे मर्द हो या औरत, वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाता है और एक्सपेक्ट करता है कि अगला बंदा उसको बर्दाश्त करे, जो पहले केस में औरत करती थी, लेकिन अब के केस में कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हाँ, डॉक्टर मंतशा बिनते रशीद साहिबा, आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, हम इनके साथ बात करेंगे, फिर आपके पास हम जुड़ेंगे। तो ये बताइए, अभी आप डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर मंतशा बिनते रशीद साहिबा ने बता दिया, ये मोटिवेट रीजन सवाल आख वो निमो आत मजन ये चीज कि ये लेडी या गरस मज रोजान ये अमिस अकि गर पे पे वथुन, अमिस पे रोजुन वह बेस गरस मज, अत को ज्यादा सब्र तहमुल तो बर्दाश्त आसन अम सिंदन वेरी वेल डेफिनेटली गोसुक आसन, तिकाज अगर तुम पन्ने बच्ची याद थावन कि सानि बच्ची तुझ पगह वथुन, अमिस पगह बेस गरस मज गसुन। तो इसी माहौल को क्रिएट करने की बात जो अभी डॉक्टर मंतशा बिनते रशीद साहिबा ने कही, हकीकत है कि यह मेन फैक्टर कि अम सत आवलनिस मज वन कशरन लफ्जन मज खानदार तक पत ये तथ आवलनिस मज सह ना योर हेकान गसित ना होर हेकान गसित, ना सह येस हेकान कर, ना सह नो हेकान कर, चाहे तथ मज तम सज हश, चाहे तथ मज तम सज जाम, चाहे तथ मज तम सद बाकी कह यम चीज। तो इस चीज को जो घर का माहौल जो है, तो इसका आप किस तरह से रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, घर का माहौल सही होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मंतशा जी ने कहा कि पहले मजालिम बहुत ज़्यादा होते थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होते थे, मगर एक चीज़ था कि जो उस वक्त जो औरतें थी, तालीम उतनी भी नहीं थी और फाइनेंशियली भी उतने ज़्यादा वो ये नहीं थे, एम्पावर्ड नहीं थे, और एक हिसाब से वो बाद में कंप्रोमाइज़ करते रहते थे और कहीं कहीं वो चलता रहता था और बाद में ठीक भी हो जाता था। बहुत जगहों पे कभी कंप्रोमाइज़ भी किया, बीच में हालात कशीदा भी हो गए, बट इन द लॉन्ग रन बाद में ठीक भी होता था। मगर चूंकि कवानीन बहुत सारे आ गए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया, बाकी लॉज आ गए जो औरतों के हुकूक के हवाले से बनाए गए, बदरुल दुजा साहब ने जैसे कहा, उसके बाद जो है जो राइट्स जो लेडीज को मिली, औरतों को मिला, उससे क्या हुआ कि जिन लड़कियों पे अत्याचार होते थे घरों के अंदर, अपने इन लॉज के अंदर, उन्होंने उन कवानीन का सहारा लिया। जब कवानीन का सहारा लिया तो बात अदालत तक पहुंची, जब बात अदालत तक पहुंची तो फिर वहां पे ये हो गया और फाइनली इट एंडेड इनटू डाइवोर्स। तो मुझे लगता है कि उतना इन चीजों में कवानीन की जरूरत नहीं है कि जितना एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत। बिल्कुल, आपने जो सवाल किया कवानीन के हवाले से, जनाब बदरुल दुजा जी, कानून हंजाई कत आय करने ये चीज कि मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कानून हंजाई ये करने की फैसिलिटी आई अकिस लेडी पन पान महफूज थावन खतर कानून तमिस थावान। मगर मे वन तो कत कि यह अत वरविस मजन क्या सपदि है गोड़ पे अमिस लेडी ज्यादती पहले से ही, ये ज्यादती गस सपदन थी, कानून बनाने जरूरी। आपसे पहले रिएक्शन इस चीज का, फिर उसके बाद मंतशा जी के पास। मुझे याद हब खातून ना, हबा खातून, उन पे भी बड़े जुल्म और तशद्दुद किया गया अपनी सास की तरफ से, इन लॉस की तरफ से। इसमें बात यहीं पे आती है। देखिए, मैं आपको एक छोटी मिसाल दूंगा। जब कोर्ट में ऐसे मैटर्स होते हैं तो अल्टीमेटली जज वो भी इंसान है, वो भी इसी सोसाइटी से निकले। वो लड़के को एक सिचुएशन देते हैं, एक कंडीशन देते हैं, या तो आप अपनी बेगम के साथ अलग रहो उससे और अपने फ़राइज़ अंजाम दो जो आपके है बहैसियत खावंद, और अपने फ़राइज़ अंजाम दो बहैसियत बेटा, या तो फिर ये शादी ख़त्म होगी। तो अल्टीमेटली वो लड़का, क्योंकि औलाद भी होती है, क्योंकि शादी भी चलानी है और बच्चों का भी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम डिवोर्स सिर्फ मियाँ बीवी के बीच में ना देखें, हम देखिए डिवोर्स से अल्टीमेटली किसका नुकसान होता है। डिवोर्स में अल्टीमेटली उस औलाद का होता है जो महरूम होता है माँ बाप। बिल्कुल, बच्चों को नुकसान होता है, जिसको फिर किसी तीसरे शख्स को कहना पड़ता है ये मेरा फादर है, किसी तीसरी खातून को कहना पड़ता है ये मेरी मदर है। उसके लिए कितना मुश्किल है ये तस्लीम करना किसी दूसरे शख्स को कि ये मेरा फादर है, ये मेरी मदर है। तो कोर्ट का ये रवैया है कि आप ऐसा करें, आप
علیحدگی میں رہے. اس سے لڑکا, وکیل, کورٹ, یہ سارا جو بھی اس میں جو آفیسز انوالوڈ ہے وہ کہتے یہ ٹھیک ہے, ہم اس میں فیسلٹیشن کریں گے کیونکہ اس سے جو ہے لڑکا لڑکی الگ بھی رہے کہ بچہ بھی, اور لڑکے کی الگ ذمہ داریاں ماں باپ کی اور بھی, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ ہم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں, لیکن پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ جوائنٹ فیملی میں جو ایشوز ہے, جو وہ حبا خاتون کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ آج بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں, چاہے وہ ان لاز ہے, چاہے پھر لڑکے والوں کے یا لڑکی والوں کے ہے. ان کی انٹرفیئرنس, روز کال کرنا گھر کے معاملے میں, میاں بیوی کے معاملے میں کنٹینیو ہے. کون انٹرفیئر؟ چاہے وہ لڑکے والوں کے ان لاز ہے, لڑکے والوں کے ان لاز ہے, لڑکی کے ماں باپ ہے یا لڑکے کے ماں باپ ہے, کیونکہ اب یہ مشترکہ کام ہوا ہے نا. اب جب سے موبائل فون آیا اس سے کانسٹنٹلی لڑکی جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں. آپ نے وہی کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ واریاہو کر یہ شکایت کہ دبک آز سیون کیا رنان, یہ لائیو آسان ووتمتن ہور ہے, آز رون یت کے سیون, آز کور یت کے. یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہے. تھوڑا سا ریئیکشن ایسا بہت ہی زیادہ ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, فون سے ایکسیسیبلٹی اتنی زیادہ ہوئی. پہلے آپ کو مہینہ, ایک ہفتہ, 2 مہینے بعد یہ ساری مہینے کی باتیں اپنی والدہ کو کہنی پڑتی تھی. آج وہ سیکنڈوں کی بات ہے, آپ ویڈیو کال, فون کال پہ یہ ساری باتیں کہتے ہیں. اس لیے آج کل بڑا ایک کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, وہ کہتے ہیں پری میرج کاؤنسلنگ. وہ ماں باپ کی بھی کاؤنسلنگ کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں, وہ لڑکا لڑکی کی کاؤنسلنگ کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی شادی کے کچھ ماہ پہلے ان کو بٹھائے, ان کے ساتھ کچھ سیشنز کرے, کیپیسٹی بلڈنگ سیشنز کرے, ان کو بتلائے یہ شادی کیا ہے, یہ ایک ادارہ ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ایک سماج نکلے گا. دیکھیے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات جہاں تک آپ نے کی بدرالدجا جی, کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام, کاؤنسلنگ, یم گژھن تتی کامیاب یتن مینٹل ڈس آرڈر آسن. اب اچھے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھے. جہاں پر مینٹل ڈس آرڈر ہے, چاہے اس لیڈی میں ہے چاہے اس مرد میں ہے, وہاں پر ٹریک دوسری اور جا رہا ہے. ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ, چونکہ جس طرح سے آپ نے سنا, انہوں نے بتا دیا کہ یمو کر یہ چیز کات کہ صبرچ تہ کر اس کات, گرس مزن یس زن تہ ونی فرمو کرو کات تات پہ تہ گئی کات حض. اب جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یم حض آئی لیڈیز امپاور کرنا, امپاور تو ضروری کرنا ہے. پہلے تو ہم نے 2 چیزوں کی طرف آپ کا ریئیکشن چاہیے مجھے. ایک یہ چیز کہ پہلے لیڈی کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہو ہی کیوں, پتہ اگر یہ زیادتی گسان حض تو کیا مینٹل ڈس آرڈر ما چھو مین کاز ہے؟ ڈاکٹر منتشا. جی فیاض صاحب, دیکھیے ابھی یہاں پہ جموں میں شادی کا سیزن چل رہا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں, نیچے سے مجھے گانا بجانے کی آواز سنائی پڑ رہی ہے. تو جیسا کہ بدرالدجا صاحب جو لائر ہے وہاں پر, انہوں نے جو بات فرمائی کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, آئی کمپلیٹلی اگری وتھ ہم. جب ایک لڑکا اور لڑکی شادی میں پہلا قدم ڈالتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے شادی کیا ہے. ہم لوگوں کا سارا فوکس ہوتا ہے کہ اس دن کیا کھانا پکے گا, کون سے پکوان ہوں گے, کون سے ڈریسز ہوں گے, کتنے لوگ آئیں گے, کتنے قسم کے جوس ہوں گے. ہماری سوشل پرائیورٹیز جو ہے وہ غلط ہے. ہم اس ایک دن پہ فوکس کرتے ہیں. شادی ایک دن نہیں ہے, شادی کی شروعات اس دن سے ہوتی ہے. پہلے ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. دوسری چیز میں کہوں گی کہ جو یہ لڑکا اور لڑکی شادی کرنے جا رہے ہیں, یہ بالغ ہے, تبھی 18 اینڈ اباؤ ہے, تبھی جا کر ان کی شادی لیگلی ویلڈ ہے. لیکن ہمارے سماج میں یہ ابھی بھی نیچت نیوک ہے, وی کال دیم بچہ. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ اب اڈلٹ ہو چکے ہیں. انہیں اپنی زندگی کے فیصلے اور جو دن بدن روز بروز کے جو معاملات ہے وہ اپنے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, اور انہیں کسی حد تک ایک آزادی ملنی چاہیے, وہ سپیس ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی میاں بیوی کے درمیان انٹیمیٹ باتیں ہوتی ہے وہ لڑکا جا کے اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو بتائے. آزادی کا دیکھیے منتشا جی, یہاں پہ کائنڈلی میں آپ کو روکنا چاہوں گا. مجھے آپ کی طرف سے یہ وضاحت چاہیے کیونکہ بہت ہی اثر آپ کی بات رکھے گی کہ یہ جو آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں, کیا یہ آزادی ہمیں اس مرد کو دینی ہے یا عورت کو فیسلٹیٹ کرنا ہے, یہ آزادی دینی ہے؟ یہاں سے مرد 2 سائڈ سے پھنسا ہوا ہے. یہاں سے اس کو پیرنٹس وہاں پہ ایک بات کہیں گے, یہاں سے اس کی جو گھر والی ہے وہاں اس کو کرنا ہے. دونوں کے لیے کیا کرنا, دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد بیچ میں پھنس جاتا ہے, وہ کیوں پھنستا ہے؟
کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی یہ ریکگنائز نہیں کر پاتی کہ وہ ایک اڈلٹ انسان ہے، اس کی اب شادی شدہ زندگی ہے، اور اس کی بیوی جو گھر آئی ہے وہ نئی فرد ہے گھر کی. اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک کو پلیز کرے، وہ ہر ایک کے لیے گفٹس لائے، ہر ایک کے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، بلکہ گھر کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم سب لوگ اس سے ایڈجسٹ کریں. کیونکہ آپ دیکھیے ایک انسان سے ایڈجسٹ کرنا اور ایک انسان کو 10 لوگوں سے 4 لوگوں سے ایڈجسٹ کرنا واٹ از ایزیئر. اور ایز اے کرٹسی آلسو، ایز اے ویلیو آلسو، اف دیر از اے نیو ان کمنگ ممبر، ہم دیکھتے ہیں اس کی پرائیورٹیز کیا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، رادر دین ایکسپیکٹنگ فرام ہر کہ وہ جا کے سب سے گلے ملے، وہ اویلیبل ہو. میں تو یہ کہوں گی کہ اس حد تک کہ ہمارے سماج میں عورت کسی حد تک امپاور ہو چکی ہے، لیکن کوشش اس چیز کی کرنی چاہیے کہ سماج امپاور ہو جائے ایک امپاورڈ وومن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. کیونکہ لڑکیاں تو ایوالو ہو رہی ہے، وہ فرسٹ بھی آ رہی ہیں پڑھائی میں، وہ نوکری پہ بھی جا رہی ہیں، ناٹ ایوری بڈی لیکن کسی حد تک عورتیں جا رہی ہیں، ان کے لیے اسپیسز کھل رہی ہے. لیکن کیا پھر اس امپاورڈ عورت کے لیے گھر میں اسپیس ہے؟ اگر اس کے آفس کے ڈیوٹی کے آورز کم زیادہ ہے، کیا وہ گھر والے ایکسپٹ کر پاتے ہیں؟ یا اگر یہ اٹھتی بیٹھتی اپنے حساب سے ہے، اپنے مزاج سے ہے، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ یا ہم ابھی بھی اسی ٹریڈیشنل سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پر جو اڈلٹس ہیں اور جو ینگسٹرز ہیں ان کے بیچ میں ہمیں باؤنڈری کا تصور نہیں ہے. ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں باؤنڈری کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کس چیز میں لڑکے کے ماں باپ کو بولنا چاہیے یا ایون لڑکی کے ماں باپ کو بولنا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ موبائل فون ایک کانسٹنٹ سورس ہے کمیونیکیشن کا. میں یہ کہوں گی کہ کچھ کیسز میں نے ایسا دیکھا کہ لڑکا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر میری بیوی اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے یا اپنے مائکے سے بات نہ کرے فون پہ تب میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، وچ آلسو اماؤنٹس ٹو کرولٹی. کیونکہ آپ کسی کی کمیونیکیشن نہیں روک سکتے ہیں. وہاں پر یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ایک ہیلدی کمیونیکیشن ہو. اس لڑکی کی بھی یہ سمجھ ہو کہ وہ بار بار پہ ممی آج ایسا ہوا، سسٹر آج ایسا ہوا، یہ نہ کرے. اور ان کی فیملی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز میں اوور انٹرفیئرنگ اور نیگیٹو انفلوئنس نہ ڈالے. ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ، چھوڑ دو اس چیز کو. ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر مرد حضرات چاہتے ہیں شادی نبھانا، لیکن لڑکی مائکے گئی ہے 2 سال سے 3 سال سے. اور جو ہمارے رواج ہے، ہمارے کسٹمز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایک بار ریویو کریں. اگر ایک لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے وہ اپنے مائکے میں کیوں جاتی ہے بچے کا جنم دینے کے لیے، جبکہ بچہ ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. اور پھر یہی جا کے ایک منٹ رکنا چاہیں گے. آپ کو یہاں پہ ایک میسج مجھے آپ سے چاہیے اس سلسلے میں. آپ کو یہ تو نہیں لگتا ہے کہ یس زن لیڈی آسان چھز یا یس زن تم سن مالون آسان چھز تمے چھ زیادہ پہن کران اتھ مز انسسٹ کہ نہ حظ یہ ضروری ونکینس آسہِ مالون نین، یہ گژھِ تتی یہ آسن؟ ایسا تو نہیں لگتا؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں. کیونکہ سسرال گھر نہیں بن پاتا اس لیے مائکا سامنے آتا ہے. اگر سسرال میں وہ آزادی ہو، وہ کمفرٹ ہو، وہ ڈیسیجن ہو تو شاید ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بچہ پیدا کرے، اس پہ جو پیسہ خرچ ہو، علاج ہو، ہاسپٹلائزیشن ہو. غلط ہے یہ. ہم ایک فرد کو جس کا یہ بچہ ہے اس کو اس سین سے بہت اچھے سے ریموو کر رہے ہیں. اس کو کوئی رسپانسبلٹی دے ہی نہیں رہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال کرے. ان دنوں وہ بچے کو اس دنیا میں لائے، ساتھ میں وہ پیرنٹس بنے. میں نے وہی کہا نا کہ ایک ہیلدی باؤنڈری کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے کسٹمز ہیں. جی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر راجہ صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی جو بات ہماری ہوئی یہ چیز کی کس طرح کے ریزنز ہیں؟ میں باسان بونہا اخ کت اخ آت بارس مزن کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اسی سلسلے میں آخر پہ ایک میسیج چاہیے، وہ یہ سوال ہے کہ 7 دہو پتہ چھ نیاے وتھان 7 دہن چھس نارمل آسان، کہیں پرابلم چھن گژھان. 7 دۄہ پتہ کمیونیکیشن یہ گژھان اہن ات کیا گو ہش کت کن وچھنے تم وچھت کہ اگر وین امس بچی گھر یی ون کہ سو موج تصور کریں تت ہسا یہ زام سو پن بیٚنہِ تصور کریں. اگر تمس تورٕ یہ رِیکشن یی نہٕ وۄنۍ اگر تمس کُنہِ جایہِ چھُ یہِ یِوان وٕچھنہٕ کہ ژٕ حظ ؤنۍ زِ أکِس کتھِ 4 کتھٕ تو 7 دن کے بعد حلیہ بگڑ جاتا ہے. کس طرح کا ریئیکشن میسج آپ کا کس طرح سے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں منتشا جی نے بھی جو کہا ہے، بدر بھائی نے بھی جو کہا ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے شادیوں کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت بڑا خلا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. منتشا جی نے کہا کہ ہم خالی سوچتے ہیں کہ وہ کس واز انو، کس کوئنٹل ماز مارو، کس جوس انو، ڈرائی فروٹ کت انو، لہنگا کت انو، یم کت انو، ڈریس کت بناؤ، پتہ کیا کرو. یہی ہوتا ہے. ہمارے یہ جو باقی امپورٹنٹ چیزیں ہیں
प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, महाराज तो महरने दरमियान काउंसलिंग, या तिमन पेरेंटन हुन पानवन काउंसलिंग। तो मैं बासान इसमें जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, खासकर वो वाली एनजीओज जो वुमेन एंड चाइल्ड पे काम करती हैं या इन इश्यूज पे काम करती हैं। मुझे लगा इन इदारों का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि जो प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग करे ताकि ये फसादात न। आपका आखिरी मैसेज किस तरह का रहेगा बदरुद्दीन दुजाजी? मैं तो यही बात बताऊंगा, आज तो जॉइंट पेरेंटिंग है, आज जितनी फादर की जिम्मेदारी है बच्चे का ख्याल रखना उतनी मदर की है। इस सिलसिले में प्री मैरिज काउंसलिंग ही एक वाहिद सोल्यूशन है जिसमें हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल है, चाहे वो 11-12 की पढ़ाई हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई हो। उसमें अगर आप ये इंक्लूड करेंगे सिलेबस में, हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लासेस होगी, आप खुद देखिए कि कितनी ज़्यादा आप रिफॉर्म देखेंगे हमारे रिश्ते के ताल्लुकात में। डिवोर्स हो, लड़ाई हो, फैमिली इश्यूज हो, कस्टडी के मसले हैं, क्योंकि डिवोर्स से जितना नुकसान बच्चे का होता है, जितना उसकी साइकी पे उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती है। जितने भी आप क्रिमिनल्स देखते हैं उनकी वजह कहीं ना कहीं माँ बाप की लड़ाई होती है। डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, आपका मुख्तसरन आखिरी मैसेज किस तरह का रहेगा आखिर पर? जी बस 2 पॉइंट्स रेज करूंगी क्विकली। एक पॉइंट ये है कि जब हम लड़के और लड़की की शादी करते हैं, मेहरबानी करके उन्हें आपस में बात करवाइए, उनका कंसेंट जरूरी है। हम ये देखते हैं हमारे वैल्यू सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है। हम देखते हैं खानदान बराबर है, हम देखते हैं मकान कितना बड़ा है, कितनी गाड़ियां हैं, फाइनेंशियली कैसी है फैमिली, उनके आजकल अगर आप देखेंगे जो मैच मेकर्स है उनके पास नोट्स होते हैं, डिटेल होती है लड़के और लड़की की जो मैरिजेबल एज के हैं। अच्छा, उसमें क्या लिखा होता है कि एक अंकल की शादी इस फैमिली में हुई है। दिस इज रबिश। अगर हम इस सिस्टम में जाएंगे, हम कभी 2 इंडिविजुअल्स की कंपैटिबिलिटी असेस ही नहीं कर पाएंगे। जब लड़का और लड़की ने आपस में ये देखा ही नहीं है क्या हम कंपैटिबल है, क्या हमारे ख्यालात मिलते हैं, सिर्फ ये फोकस किया गया है मकान कितना बड़ा है, कौन सा खानदान है, तो जिस चीज की बुनियाद ही गलत हो तो उससे हम आगे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी दूसरी मैसेज ये रहेगी कि बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका लड़का और लड़की इस लायक है कि वो शादी करे, अपनी फैमिली बना सकते हैं, एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो वो बालिंग है, उनको जरा सी स्पेस दीजिए। पेरेंट्स को चाहिए, लड़की के भी और लड़के के भी, कि वो अपनी जिंदगी में बच्चों के अलावा कुछ और चीजों के साथ भी खुद को बिजी रखे। हर चीज में इंटरफेरेंस, हर चीज में ओपिनियन देना, इन्फ्लुएंस करना सही नहीं। जी शुक्रिया। डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहब, आपने जम्मू से हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब बदरुद्दीन दुजाजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इंफॉर्मेशन दे दी आज के प्रोग्राम में, हमें अपना कीमती वक्त दे दिया। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपके ममनून हैं, आपने डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा सठा शुक्रिया यस यह कूर पन गर त्रयित मल रचम ओतान, चाहे 19 वरी 20 वरी 10 वरियन 22 वरियन, तम पे यह अमानत करान तुह हवाल। अगर यह अमानत तुह निश वोत, मत कर खयानत, पन्नी बच्ची हिंद पट समझ दो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर।